मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में हमारा चैप्टर 9 जो कि हमने कल शुरू किया था, व्यापारिक विधि एवं अनुबंध अधिनियम, बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हमने ये जानने का प्रयास किया था कि क्या लॉ क्या होता है, विधि या संनियम क्या होता है। उसकी हमने डेफिनेशंस पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। साथ में क्योंकि हम व्यवसायिक अध्ययन का कर रहे हैं यहाँ पर, तो व्यापारिक विधि यानी बिजनेस लॉ क्या होता है उसको हमने समझने का प्रयास किया था। साथ ही साथ में हमने बिजनेस लॉ के क्या स्कोप है, यानी कौन कौन से हमारे एक्ट बने हुए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था। और साथ ही में व्यापारिक विधि के स्रोत क्या हैं, कहाँ से हमारे ये जो लॉ बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं, उसके बारे में हमने जानकारी दी। और साथ ही साथ में भारतीय अनुबंध 1872 का एक इंट्रोडक्शन देते हुए उसके जो खंड बनाए गए हैं, जिसके अंदर अलग अलग धाराओं में उसे बताया गया है, उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। आज हम इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी कि अनुबंध का अर्थ और परिभाषाएं क्या है। कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आप सभी जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करता है, बहुत आसान सी भाषा में समझें तो यही है कि कॉन्ट्रैक्ट यानी जब कोई एक व्यक्ति दूसरे से किसी भी प्रकार का कोई समझौता करता है। लेकिन समझौता करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। समझौता दबाव से भी करा जा सकता है, समझौता मजबूरी में भी किया जा सकता है, समझौता करवाया भी जा सकता है। लेकिन वास्तव में एक कानून की दृष्टि में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। अनुबंध शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के कॉन्ट्रिट्यूम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपस में मिलना। कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है जब दो पक्षकार आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर अनुबंध का मतलब है दो या दो से अधिक पक्षकार यानी व्यक्तियों के बीच किया गया ऐसा ठहराव। हम थोड़े से कॉमर्स की भाषा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे शब्द किया है मैंने प्रयोग ठहराव। ठहराव जो पक्षकारों के मध्य जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो दो पक्षकारों के मध्य क्या उत्पन्न करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके राइट्स जो हैं उसको कानूनी तौर पर उत्पन्न यानी वैधानिक दायित्व और अधिकारों को उत्पन्न करता है। यहाँ पर भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार भी परिभाषा दी गई है अनुबंध की, और अनेक विद्वानों ने और मजिस्ट्रेट ने भी अपने जो न्याय और निर्णय सुनाए हैं उनमें भी इसको समझाने का प्रयास किया है। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं आज इनकी परिभाषाओं का। सर विलियम सैमंस कहते हैं कि अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया एक ऐसा ठहराव है जिसे राजनियमों द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सकता है और जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक पक्षकारों को दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो पक्षकारों यानी दो व्यक्तियों के बीच, दो संस्थाओं के बीच हो सकता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो ठहराव किया जाता है वो राजनियमों द्वारा परिवर्तनित होता है, यानी जो हमारी सरकार जो कानून बनाती है उसमें उसको परिवर्तनीय कराया जा सकता है, और जिसके अंतर्गत क्या होता है, दोनों पक्षकारों को कुछ वैधानिक एक दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा है न्यायाधीश साइमंड्स के अनुसार कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है और उसकी व्याख्या करता है। यानी जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में बनते हैं, दो पक्षकार जब कॉन्ट्रैक्ट में बनते हैं तो वो एक तरह का एक प्रॉमिस एक दूसरे को करते हैं कि अगर जो इसमें लिखा गया है, जिसके लिए हमने समझौता किया है, वो क्या है और उसके अंदर कौन सी सीमाओं से परे जाके हम कार्य नहीं करेंगे, यानी पूरी तरह से वो इंट्रोड्यूस कर देता है, उसको एक्सप्लेन करता है कि आपने जिस समझौते से बंधे हैं उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस सीमा तक है। थर्ड चैप्टर जो हमारी डेफिनेशन है वो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2H के अनुसार है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियमों द्वारा परिवर्तनीय होता है, यानी ऐसा ठहराव जो राजनियम यानी जिसे कानूनी रूप से पूरी क्या मिलती है, मान्यता मिलती है। अगर आपने उसका ओबे नहीं किया, उसको डिसओबे किया है, तो पक्षकारों को आपके विरुद्ध कोर्ट में केस करने का अधिकार भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आप पढ़ने जा रहे हैं, उसमें दो तत्व हमेशा विद्यमान होते हैं अनुबंध के अंदर, कि अनुबंध के अंदर ये चीज़ें होना, कहते हैं ना तत्व यानी एलिमेंट्स, इनके बिना ठहराव या अनुबंध ही नहीं माना जाएगा। हमेशा अनुबंध में दो पक्षकारों के बीच ठहराव होना चाहिए, यानी ठहराव होगा तो ही अनुबंध होगा, यानी अनुबंध के लिए ठहराव का होना अनिवार्य है, दो पक्षकारों के बीच समझौता होना अनिवार्य है। दूसरी चीज़, दूसरा एलिमेंट जो होता है, ये ठहराव जो होता है
देखो ठहराव तो हम किसी से भी करते हैं, लेकिन कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो हमारे और आप तक ही सीमित होते हैं, जिसको जाकर हम कानून में परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, उसके लिए उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि तुझे ये मानना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि ठहराव वही अनुबंध होता है जो राजनियमों द्वारा परिवर्तनीय होता है, यानी राजनियम द्वारा बनाए गए कानून उस पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो आता है वो है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार अनुबंध में स्पष्ट समझाया गया है कि सभी ठहराव अनुबंध है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सभी ठहराव अनुबंध है, यानी अनुबंध जब बनता है कोई तो ठहराव के बिना तो अनुबंध बन ही नहीं सकता है। इट मीन्स कि जितने भी ठहराव हैं अनुबंध, वो अनुबंध है, वो सभी ठहराव अनुबंध तो होंगे ही। लेकिन उसमें एक चीज़ और बताई है, जो न्यायोचित प्रतिफल के लिए और उद्देश्य के लिए अनुबंध करने वाले पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए गए हों, जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किया हो, इनवैलिड मतलब घोषित न किया गया हो, जो किसी विशेष अधिनियम के आदेश पर लिखे हुए या साथी द्वारा प्रमाणित और रजिस्टर्ड हो। ठीक है, अब आते हैं हम इस परिभाषाओं को थोड़ा ध्यान से समझते हैं और उसमें जो इसके तत्व है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि अनुबंध एक ठहराव है, यानी बिना ठहराव के अनुबंध किया ही नहीं जा सकता, जो प्रस्ताव की स्वीकृति देने से उत्पन्न होता है। यानी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से जब ठहराव करता है तो वो क्या करता है, अपनी चीज़ को, प्रस्ताव को किसी दूसरे पक्षकार के सामने रखता है और पक्षकार को लगता है कि वह उचित है तो वो कहता है जी हाँ, वो अपनी सहमति देता है स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किसी दबाव में दिया गई सहमति नहीं मानी जाती है। तो अगर सामने वाला अगर एग्री है तो वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है और ये प्रस्ताव फिर हमारे लिए क्या बन जाता है, अनुबंध बन जाता है। तो पहला एलिमेंट समझ में आया क्या, कि प्रस्ताव की स्वीकृति से ठहराव उत्पन्न होता है और हर जो ठहराव है वही बाद में जाके क्या बनता है, अनुबंध बनता है। दूसरी चीज़, ये जो ठहराव होता है ये राजनियमों द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए, यानी अनुबंध बनने के लिए ठहराव में वो विशेषता अवश्य होनी चाहिए जिससे वह राजनियमों द्वारा परिवर्तनीय हो सके, अर्थात कि वह पक्षकारों के मध्य उनके वैधानिक उत्तरदायित्वों को व्याख्या करता हुआ होना चाहिए, उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, उसमें उनके उत्तरदायित्व निश्चित होने चाहिए। अगर हम इसको एक समीकरण या सूत्र में डालें तो बोलेंगे अनुबंध क्या होता है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू, अनुबंध बराबर क्या हुआ, ठहराव, और ठहराव भी कैसा, जो राजनियमों द्वारा परिवर्तनीय होता है, यानी ठहराव प्लस राजनियमत्व परिवर्तनीयता, ये दोनों गुण जिसमें होते हैं वो चीज़ क्या कहलाती है, एग्रीमेंट कहलाती, अनुबंध कहलाती है। ठीक है, अब समझ में आ गया अनुबंध क्या होता है। तो अनुबंध यानी अनुबंध के लिए सबसे पहली कंडीशन ठहराव का होना, स्वतंत्र स्वीकृति का होना, और तीसरी कंडीशन होती है राजनियमों द्वारा परिवर्तनीय होना। ठीक है, तो ये अनुबंध हमने क्लियर किया कि एग्रीमेंट होता क्या है। अब आता है नेक्स्ट, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि वैध अनुबंध में क्या लक्षण होने चाहिए, या कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होने चाहिए जिनकी एब्सेंस में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलवैलिड या इलीगल हो जाता है। तो हमारा भारतीय अनुबंध की धारा 2H के अनुसार अनुबंध की परिभाषा से संकेत मिलते हैं कि अधिनियम की धारा 10 में भी वैध अनुबंध के लक्षणों के संबंध में लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग उसके लक्षणों की हम यहाँ विवेचना करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला लक्षण होना चाहिए 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, कल इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, कीप सेफ, खुश